नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं साइंस बैच का जो एमसी का आपको सीरीज चलाया जा रहा है खास करके बिहार दरोगा के लिए। वो सीरीज पे आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और लगातार आज से जो है आपको 50 क्वेश्चन है मिलेगा क्या बिहार दरोगा के लिए आपको केवल साइंस और शाम में आपको मिलेगा आर्ट्स का 50-50 100 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल रहा है। और उसके बाद बिहार दरोगा का चल रहा है सेट चल रहा है जिसमें कि सब हो रहा है क्वेश्चन जहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतिदिन प्रत्येक दिन जो आपको मिलेगा कम से कम आपको 200 क्वेश्चन करवा दिया जाए। समझ रहे हैं? यदि आप 30 दिन भी कम से कम मेरे साथ रहते हैं, हम लोगों के साथ बने रहते हैं, जो हम लोगों का जो टीम है और टीम के साथ साथ जो हम लोगों का चैनल है इस पर यदि बने हुए रहते हैं तो आपको मिलेगा प्रत्येक दिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे। और सभी महत्वपूर्ण है, जितना भी प्रश्न है लगभग पूछा गया परीक्षा में प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग तैयार किए होंगे, सेट पर प्रैक्टिस किए होंगे, सभी प्रश्न बनाएंगे और यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, केवल जो है आपको आंसर बनाएंगे, साथ साथ जो है आप लोग को आंसर बनाना होगा, साथ साथ आंसर बनाते रहना होगा और आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन है नहीं जो आपको पूरी तरह से डिटेल बात करेंगे और समय है कम, हम लोगों के पास समय कम है तो काम ज्यादा करेंगे और बातें करेंगे कम। केवल आते हैं प्रश्न पर बात करते हैं और प्रश्न पहला ही प्रश्न हम लोगों के पास है कि नैनो प्लग संबंधित किस क्या एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से या उपयुक्त किसी से नहीं। इसका सही आंसर नैनो प्लग का जो इस्तेमाल करते हैं, नैनो प्लग जो संबंधित है, यह जो होता है सुन यंत्र होता है। क्या होता है? एक छोटे सुनने का यंत्र होता है। नैनो प्लग किससे संबंधित है? एक सुनने का एक क्या है? छोटा एक यंत्र होता है। आप देखेंगे कि कानों में ये लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, नैनो प्लग का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बनेगा कौन सा? आपको एक का बी बनेगा। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पर केवल प्रश्न पर बात करेंगे, इधर उधर बातें नहीं करेंगे। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है कि मिलाना है और यहाँ पर है आविष्कारक है। आविष्कारक आपको आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो रिवाल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो रिवाल्वर का आविष्कार आप लोग पढ़े होंगे कि रिवाल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। सैमुअल, इस तरह से मिलाएंगे, रिवाल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, आपको सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत? उसके बाद डायनामाइट आप लोग पढ़ेंगे कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया है किसके द्वारा किया गया है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार इसी तरह से मिलाते चलेंगे। यदि बात करें कि शीतलता का नियम, तो शीतलता का नियम जो किया गया है किसके द्वारा, तो यह आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया है ना। और उसके बाद दाब का नियम, या आपके पास बच गया, दाब पढ़े होंगे, दाब का नियम जो है पास्कल के द्वारा किया गया। जो आपको चार में से कोई याद है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास दाब ही पढ़े होंगे, तो दाब जो आपको पहले याद है उसको मिला देना है। ठीक है, और जो पहले मिला देना है उस तरह से बनाएंगे हम लोग कि कौन सा बन रहा है। तो आपको क्या बन रहा है, एक का क्या बन रहा है, एक का आपको एक का बन रहा है, आपको 3 बन रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है, आपको 2 का क्या बन रहा है, आपको 1 बन रहा है। सी का आपको देखने को मिल रहा है, सी का आपको क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। और उसके बाद डी का आपको देखने को मिल रहा है, 2 बन रहा है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किसमें है, 3 1 4 2 जो हम लोगों को मिल रहा है। 3 1 4 2 किसमें मिल रहा है, आपको डी नंबर में मिल रहा है। 3 1 4 2 किसमें मिल रहा है, हमको डी में मिल रहा है। और इस तरह से हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और ये जो आपको मिल रहा है, तो 2 चैनल पर मिल रहा है और 2 चैनल पर जो है आप लोगों को, एक तो चैनल आप लोगों का सर का है और एक मेरा चैनल है, जहां पर कि आपको दोनों जगह जो है आपको ये प्रसारित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और सर का चैनल तो आज आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से आप जान नहीं रहे हैं, है ना, कि किस चैनल पर ये पूरी तरह से लाइव मिल रहा है। इस चैनल पर आपको जो है जीएस मेंटरशिप पर जो है आपको लाइव चल रहा है, जबकि मेरे चैनल पर आपको रिकॉर्डिंग आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए भी जो है, जो छात्र खास करके बिहार दरोगा वाला है मेरे चैनल पर, लोगों को भी जो है तैयार करवा देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। दाब की आपको यहाँ पर है इकाई पूछ रहा है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई आप लोग पूरी तरह से जानते होंगे कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई जो है आपको न्यूटन, आपको क्या, न्यूटन आपको पर वर्ग मीटर है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दाब की जो इकाई होती है, तो दाब की इकाई आप लोग बनाने का भी प्रयास करिए कि आपको न्यूटन जो पर वर्ग मीटर, तो आपकी दाब की इकाई क्या देखने को होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर देखने को होता है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, आपको आंसर बनेगा दाब की इकाई का जो है न्यूटन, आपको ए नंबर आंसर बन जाएगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर बनेगा। ठीक ना, किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं करेंगे, ज्यादा बात करेंगे तो होगा कि समय आपका नष्ट होगा। तो इसी वजह से सीधे प्रश्न पर रहेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एनीमोमीटर जो मापी जाती है वायु की चाल, बिल्कुल सही है कि एनीमोमीटर से जो मापते हैं, क्या मापते हैं, आपको वायु की चाल मापते हैं। ठीक है, ध्वनि का कह सकते हैं कि ध्वनि नहीं कह सकते, वन वायु कह सकते हैं, ठीक है, साउंड नहीं। आपको एनोमीटर वायु की गति कह सकते हैं। और आ मीटर से जो मापते हैं, तो आ मीटर, ठीक है, तो आ मीटर क्या है, आपको विद्युत धारा मापते हैं। और वहीं पर आपको जो जान रहे हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, आपको पैरोमीटर, तो पैरोमीटर जो मापते हैं, क्या मापते हैं, उच्च ताप मापते हैं। पैरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च ताप, बिल्कुल ठीक है। जबकि आपको टैकोमीटर, यही है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा है, टैकोमीटर। और टैकोमीटर से मापते क्या है,
टेकोमीटर से दाबांतर नहीं मापते, टेकोमीटर से मापते क्या है, तो वाहन की घूर्णन गति मापते हैं। वाहन की घूर्णन गति यहां पर लिख सकते हैं, वाहन की घूर्णन गति, वाहन की घूर्णन गति। ये जो आपको देखने को मिल रहा है वाहन की जो घूर्णन गति, तो वाहन की घूर्णन गति जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, तो वाहन की घूर्णन गति मापते हैं हम लोग टेकोमीटर से मापते हैं। आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी में जो है टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको टेकोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, गाड़ी में, और इससे क्या मापते हैं, आपको घूर्णन गति मापा जाता है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, यदि आप बोलिएगा कि समय चाहिए तो समय आपको देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न है, पहले आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जल्दी से बताना है आप लोगों के, एक ऊंची इमारत से जो है एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ जो है गिराई जाती है, और 3 सेकंड बाद जो है उसका वेग पूछ रहा है कि इसका वेग क्या हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, आप लोग पहले बनाइए, जल्दी से बनाइए कि प्रश्न आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, इसका आंसर आप देखिए, आपको क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड के समान से जो है आपको त्वरण है, ठीक है, साथ गिराई जाती है, और 3 सेकंड के बाद, तो सीधी सी बात है, आपको क्या निकालना है, v बराबर u प्लस ए टी के बारे में पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस आपको ए टी है ना, v बराबर u प्लस ए टी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। ये तो आपको फॉर्मूला हो गया। तो u आपको पता है कि आपको u 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर v के बारे में पूछ रहा है, तो v आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, a प्लस ए टी कर देंगे, तो a प्लस ए टी करिएगा तो a प्लस ए टी, और a आपको देखा दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, आपको 9.8 दिया हुआ है, ठीक है, 9.8 दिया हुआ है, जबकि सेकंड आपको t दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है, आपको क्या दिया, आपको 3 दिया हुआ है, तो 9.8 यहाँ पर इसको करेंगे बराबर करेंगे तो आपको निकलेगा क्या, 9 यहाँ से सीधे से आप जाते हैं तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 9 या 27, मतलब कि आपको कुल मिला के 29.4 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, u क्या है 0 है, तो u 0 करेंगे तो इसको हटा ही देते हैं, है ना, तो g को जीरो का लेना देना कुछ नहीं है। ये v बराबर हम लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, आपको फिजिक्स में पढ़ते आ रहे होंगे कि v बराबर u प्लस आपको ए टी, और a का त्वरण आपको दिया हुआ है 9.8, जबकि आपको है ना एक गेंद जो है 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ जो है गिराई जाती है, जबकि क्या कहते हैं आपको t क्या दिया हुआ है, आपको 3 सेकंड दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर देंगे, केवल गुना कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा क्या, 29.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आंसर आपको देखने को मिल रहा है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कि अगला प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के बारे में बात कर रहा है कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपको अमाशय से अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है, या अमाशय से क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है, या ग्रहणी, ग्रहणी किसको बोलते हैं, अब बताइए यहाँ पर जो छोटी आंत जिसको बोल रहे हैं, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कि हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है क्षारीय माध्यम में जो है प्रोटीन को तोड़ता है, क्या करता है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपको देखने को मिल रहा है ग्रहणी जो है आपको क्षारीय माध्यम से जो है प्रोटीन्स को ये तोड़ने का काम करता है। तो आंसर क्या बनेगा, तो आपको, या इसको हिंदी में आप लोग हैं तो हिंदी वाला लिख लीजिए, कोई बात नहीं, छोटी आंत लिख लीजिए, और क्या है, छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत जो भी आप लग सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यदि आप इंग्लिश हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी में याद रखिएगा कि आपको छोटी आंत बोलते हैं। और ये जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है, ये प्रोटीन को तोड़ते हुए दिखाई पड़ता है। तो प्रोटीन का जो है, और यदि पूछा कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, प्रोटीन का यदि ये तो देखिए पूर्ण पाचन यहां पर हो जाता है, ठीक है, ग्रहणी में, जबकि प्रोटीन का पाचन यदि पूछे तो प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, प्रोटीन की पाचन की शुरुआत पूछे कि प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहां से होती है, अरे पहचान लिख दिए, पहचान पाचन ना, प्रोटीन की पाचन की शुरुआत, ये आप लोगों को जानकारी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होना चाहिए, अमाशय, ठीक है, अमाशय से होती है पाचन की शुरुआत। वहीं पर यदि बात करें कि आपको कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, चलिए हिंदी में लिखें, स्टार्च, इस तरह से स्टार्च से लिखा जाता है, तो इसकी जो पाचन की शुरुआत होती है ये कहां से होती है, स्टार्च या लिख रहा है या कार्बोहाइड्रेट रहे तो ये आपको मुख से ही होता है, इसका पाचन का शुरुआत कहां से होता है, ये मुख से ही, और मुख में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज या टैलिन कह सकते हैं, एमाइलेज या टैलिन आप पढ़े होंगे कि एमाइलेज या टैलिन, और ये जो पाचन करता है, प्रारंभ करता है स्टार्च का, जबकि आपको प्रोटीन यदि बात करते हैं ये शुरुआत होती है आपको मुख से, यदि सभी खाना जो है पूर्णतः पाचन होता है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये आपके पास जानकारी होगी, बिल्कुल जानकारी होगी, ठीक है, सही है। आगे चले, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, साथ साथ जो है आप लोगों को बनाते रहना होगा, जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक सभी प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं क्लास में, और इसी वजह से जो है यहाँ पर केवल क्या है,
आप एक तरह से कह सकते हैं रिवीजन क्लास है। समय है कम तो रिवीजन क्लास के अंतर्गत जो है हम लोग केवल रिवीजन करेंगे और प्रश्न को तैयार करेंगे। यहां पर है डायरिया, कौन किससे प्रभावित है, पूछ रहा है कि सुमेलित 1 और सुमेलित 2 को मिलान करना है। तो यहां पर जो प्रभावित अंग है, तो प्रभावित किसको कौन सा प्रभावित करता है, चलिए जो आप जानते हैं उससे बनाइए। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया जो होता है किसको होती है, या तो छोटे बच्चों को होती है या तो बुजुर्गों को होता है। और निमोनिया से क्या होता है, प्रभावित जो होता है श्वास नली होता है प्रभावित, क्या होता है निमोनिया से श्वास नली को प्रभावित कर देता है। चलिए उसके बाद आते हैं क्षय रोग। क्षय रोग जो है, क्षय रोग किसको बोलते हैं, इसको टीबी बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो टीबी, और टीबी जो किसको प्रभावित करता है, खांसते खांसते परेशान, ठीक है, किससे, आपको फेफड़ा से परेशान, यहाँ फेफड़े को प्रभावित करता हुआ है। एस्केरिस यदि बात करें कि एस्केरिस जो होती है आपको ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। एस्केरिस किसको, आपको छोटी आंत में। यदि डायरिया बात करें कि डायरिया, तो डायरिया जो देखने को मिलता है, डायरिया क्या होती है, यहाँ पर जो है खाना नहीं पचता है, बार बार जो है वोमिटिंग होते रहता है डायरिया में ना, उल्टी दस्त जिसको बोला जाता है डायरिया होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये पाचन संबंधित होती है बीमारी, क्या है, पाचन तंत्र को ये प्रभावित करता है। तो श्वास नली कह सकते हैं या श्वास नंग कह सकते हैं, श्वास नली का आपको निमोनिया, तो आप मिलाइए, ठीक है। एक का आपको देखने को मिलेगा, एक इस तरह से मिला लेते हैं कि एक का क्या देखने को मिलेगा, एक का आपको 2 देखने को मिल रहा है। उसके बाद एस्केरिस यदि बात करें तो एस्केरिस आपको देखने को मिल रहा है 3 देखने को मिल रहा है। क्षय रोग जो देखने को मिल रहा है ये 4 देखने को मिल रहा है। निमोनिया जो देखने को मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो 2 3 4 1 देखिए, 2 3 4 1 किस में है, तो 2 3 4 1 हम लोग का है, ऑप्शन नंबर है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कोई दिक्कत, अब आज आप लोगों के लिए लाइव नहीं है, कोई बात नहीं, लाइव पे रहेंगे तो बातचीत भी करेंगे, ठीक है, लाइव पे रहेंगे तो बातचीत भी करेंगे। आज लाइव नहीं है, आज आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लास है। जब रिकॉर्डिंग क्लास है तो रिकॉर्डिंग क्लास किसी कारण से दे दिया गया है, लेकिन आप लोगों का समय यदि बताते कि समय आप लोगों को कितने बजे से क्लास मिलेगा, तो समय जो है आप लोगों को याद रखना है कि समय जो है आप लोगों का रहेगा, करंट अफेयर्स का समय जो रहेगा 10 से लेके 11 रहेगा। वहीं पर आपको मेरे द्वारा जो चलाया जा रहा है डेली करंट अफेयर्स, सॉरी डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको 9:30 बजे, 9:30, जबकि साइंस आपको देखने को मिलेगा 10 बजे, ठीक है। एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 9:30 पर ध्यान रखेंगे कि 9:30 पर चलेगा आपको डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। और वहीं पर डेली करंट अफेयर्स, और वहीं पर आपको चलेगा 10 बजे से चलेगा, आधा घंटा का रहेगा सेगमेंट ये, और 10 बजे से तुरंत चलेगा, क्या चलेगा, आपको साइंस चलेगा। तो साइंस का जो सेगमेंट आपको जो एमसीक्यू फॉर्म में चलेगा, यहाँ पर जो है पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल आपको एमसीक्यू फॉर्म में आपको बताया जाएगा और आंसर क्या होगा ये आपको बताया जाएगा। इस तरह से जो है आपको प्रत्येक दिन होगा क्लास, और प्रत्येक दिन चलेगा, और खास के एक जो संडे होगा, संडे को आपको करंट अफेयर्स का आपको लगातार क्लास होगा, और वो होगा मैराथन क्लास होगा, और तैयार रहिएगा संडे को, ठीक है। चलिए यहां पर ले लेते हैं, उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, क्या है, उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है किसके द्वारा किया गया है, डार्विन के द्वारा, या लैमार्क के द्वारा, या डी ब्रीज के द्वारा, या आपको लग रहा है वेलेस के द्वारा। तो प्राकृतिक चयन किसके द्वारा किया गया है, तो प्राकृतिक चयन, सभी के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर जो बनेगा डी ब्रीज बनेगा। ह्यूगो डी, उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया है। आ जाता है डार्विन क्या बोलता है, तो डार्विन जो बोलता है प्रत्येक जीवों में जो होता है प्रचुर आपको संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता किसमें होती है, डार्विन कर रहा है, सभी जीवों में प्रचुर, सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति, उत्पत्ति की क्षमता। चलिए समझ रहे होंगे, बात समझ रहे होंगे। अब लैमार्क क्या बोलता है, लैमार्क के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लैमार्क जो है अंगों का विकास के बारे में ध्यान देते हैं, ठीक है। लैमार्क जो है, लैमार्क क्या बोलता है कि जितना आप अंगों का इस्तेमाल करेंगे उतना आपका अंग जो है बड़ा होगा, और अंगों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। जिस तरह से जिराफ और सांप के बारे में इनका जो प्रमुख हो रहा है सिद्धांत के, जिराफ जो है गर्दनों का क्या किया है, प्रयोग किया है, तो जब बड़ा हो गया है, सांप जो है क्या कहता है अपने पैरों का प्रयोग छोड़ दिया, तो उसका क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो अंगों का आप सिखा सकते हैं कि बड़ा और छोटा, यहाँ पर जो सिद्धांत दिए थे आपको लैमार्क के द्वारा, ये सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और उसके बाद प्राकृतिक चयन यदि बात करें कि वेलेस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, तो प्राकृतिक चयन का जो प्राकृतिक चयन है ये किसके द्वारा, तो आपको वेलेस के द्वारा प्राकृतिक चयन,
इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा क्या कहा गया है ना, सभी जीवों में प्रचुर मात्रा का संतान, जो आपको डार्विन कहता है, आपको ह्यूगो डी व्रीज का जो वाद कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं, ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है, जो कि आपको ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा सिद्धांत है। आंसर बनेगा आपको डी नंबर आंसर बनेगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। मैमथ जो है पूर्वज है, तो मैमथ आप लोग जानते होंगे कि मैमथ जो पूर्वज है, किसका मैमथ पूर्वज है, क्या जान रहे हैं। मैमथ बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है, जिस प्रकार का भी हाथी होता है सेम उसी तरह का पहले हुआ करता था, क्या मैमथ हुआ करता था। और मैमथ एक प्रकार का क्या है, हाथी है। मैमथ क्या है, मैमथ पूर्वज है, और अब वर्तमान में है नहीं मैमथ, ठीक है। तो मैमथ क्या है और वर्तमान में ये हाथी, जब क्या कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से पृथ्वी पर जो है ठंडा तरह से जो आपको देखने को होता है क्या, हिम युग के समय में जो है आपको मैमथ देखने को मिले, ठीक है। तो मैमथ क्या है, हाथी पूर्वज है, ठीक है। हाथी का कह सकते हैं हाथियों का पूर्वज है। चलिए आसान सा प्रश्न है ये, सबसे साइंस से संबंधित ये प्रश्न है, और जो भी प्रश्न है आपको साइंस से संबंधित है। और आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं, यदि दोनों जनकों का रुधिर जो है वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों की संभावित रुधिर क्या होगा। माँ का भी ए बी है, और क्या दोनों का करा है, दोनों जनकों का जो है रुधिर क्या है आपको ए बी है। तो ए बी माता का भी है और पिता का भी ए बी है। तो यहाँ पर जो जनक का जो हो सकता है, जो बच्चा उत्पन्न होगा, यहाँ पर बच्चा जो होगा और बच्चा जो होने वाले बच्चा होगा, उसमें हो सकता है कि ए हो या बी हो या ए बी हो, ठीक है, यही हो सकता है, ठीक है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ओ नहीं हो सकता है, ओ होगा तो परेशानी वाली बात है, ठीक है। ए बी, यहाँ ए बी भी बन सकता है, ए और बी ठीक है, लेकिन ए बी भी बनेगा, ठीक है। ए बी ओ, और यहाँ पर ओ तो होगा ही नहीं, ठीक ना। तो बच्चा में ओ नहीं होगा, ओ बिल्कुल भी नहीं होगा, ए बी तो बनेगा बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ए बी की भी संभावना रहेगा। तो यहाँ पर 3 संभावना बनी हुई रहेगी, तो आपको बच्चा ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए बी हो सकता है, यदि यही दोनों ग्रुप का व्यक्ति है, पति पत्नी है, ठीक है। आगे चलें, आसान आसान प्रश्न है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ कठिनाई है प्रश्न में, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, है ना। सभी आसान आसान प्रश्न आएगा, कभी कभी जो है कठिन भी प्रश्न आप लोगों को देंगे, लेकिन आज जो है सभी आसान आसान प्रश्न है। यहाँ पर है कि कोशिका जीवित क्या कहते हैं आपको, अंग जीव द्रव जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका का जीवित आपको अंश जीव द्रव जो है कहलाता है। और यह किससे बना होता है, तो कोशिका का जो आपको जीव द्रव जो देखने को मिल रहा है, प्रोटोप्लाज्म जो देखने को मिल रहा है, ये आपको कोशिका द्रव, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग, इसी में जो है आपको देखने को मिलता है कि कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर छोटे 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 आपको क्या, ये सभी को क्या बोलता है, कोशिका द्रव बोलते हैं। और कोशिका द्रव है ना, इस तरह से में जो है आपको कोशिका द्रव देखने को मिलता है, और बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है, केंद्रक देखने को मिलता है। इसमें क्या आपको प्रोटोप्लाज्म आपको क्या कहता है, साइटोप्लाज्म, और इसी में छोटे 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 क्या देखने को मिलता है आपको, माइट्रोकोन्ड्रिया या अन्य कह सकते हैं राइबोसोम या अन्य को जो भी कह सकते हैं, जो अन्य कोशिकांग है सभी आपको देखने को मिलता है। तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग कहां पर देखने को मिलता है, ये कोशिका जीवित क्या कहता है अंगों में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या बनेगा आपको, डी नंबर आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और अगला जो आपके लिए प्रश्न है, अगला प्रश्न निकालते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, कि अगला प्रश्न जो निम्नलिखित में से बन रहा है, कि चलिए आप लोगों का प्रश्न ले लेते हैं कि यहाँ पर अगला जो प्रश्न आप लोगों के स्लाइड पर देखने को मिल रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से जो आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को जो है वनस्पति जगत का जो है आपको जल स्थल चल करता है, मतलब दोनों जगह देखने को मिलता है, जल का विभाग और स्थल का विभाग, दोनों को कह सकते हैं कि दोनों वर्गों में देखने को मिलता है। एम्फीबियन कह सकते हैं कि एम्फीबियन है ना, निम्नलिखित में से ऐसा पौधा का एम्फीबियन किसको बुलाता है, तो पौधा का एम्फीबियन किसको बुलाता है, तो पौधों का जो एम्फीबियन होता है ये होता है आपको ब्रायोफाइटा होता है। कौन होता है, ब्रायोफाइटा। जो मॉस आपको बात की थी, मॉस, इसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख पढ़ेंगे मॉस को पढ़ेंगे। मॉस जो है किसका, ब्रायोफाइटा का। और आप देखेंगे कि घरों पर जो है आपको जब बरसात का समय होता है तो घरों पर आपको देखने को मिलता है पूरी तरह से आपको यहाँ पर मिट्टी नहीं है, लेकिन उस जगह छोटी 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 घास नुमा संरचना हो जाती है, पूरी तरह से मुलायम होता है, हरा होता है। ये जो है मॉस का ही उदाहरण आपको देख रहा है। तो मॉस जो है आपको ब्रायोफाइटा का क्या है, एकदम कह सकते हैं कि आपको एम्फीबियन इसको बुलाता है। पौधों का एम्फीबियन आपको किसको बुलाता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इसको रखेंगे, है ना, खास करके जो है मॉस इसका सबसे उपयुक्त आपको आंसर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आपको धातुएं सामान्य नियम का अपवाद है, जो कि धातुएं कठोर होती है। क्या है, धातुएं यहाँ पर कठोर होती है, और सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कि कठोर नहीं होती, वही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस समान नियम का जो है अपवाद है। मतलब धातुएं क्या होती है, सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है,
सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं कि जो कि कठोर नहीं होती है, आसानी से चाकू से कट जाता है, जो कि सोडियम और पोटेशियम है। कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है एकदम पनीर का टुकड़ा के जैसा, जिस तरह से आप काटते हैं उस तरह से आसानी से कटेगा, इस तरह से ये धातुएं कठोर के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर बनेगा क्या बनेगा, सोडियम और पोटेशियम बनेगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न बनाते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, मैग्नीज के बारे में बात कर रहे हैं कि मैग्नीज स्टील का जो आयरन के साथ जो है कितने प्रतिशत जो है मैग्नीज इसमें होता है, तो 6 से कितना प्रतिशत, 6 से 15% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला आ जाता है कि अगला आपके लिए क्या प्रश्न है, क्या रुके, बनाइए बनाइए कोई दिक्कत नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है किस रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा सा हट जाता है, तो आपके लिए बनाना थोड़ा सा आसान होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल्दी से बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको देखने को मिल रहा है, कहां पर देखने को मिल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका प्रयोग पूछ रहा है कि इसका प्रयोग जो है कहां पर करते हैं, किस लिए करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो प्रयोग करता है जब व्यक्ति को क्या होता है, कब्ज का, यदि यदि बात करें कि कब्ज हो जाती है तो उसको जो आपको दिया जाता है उस वक्त जो है प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है ना कब्ज के लिए, और इसको बोला जाता है क्या है, लैक्सेटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लैक्सेटिव बोला जाता है कब्ज के लिए। तो कब्ज के लिए आपको लैक्सेटिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाते हैं तो अगला यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, निम्न में से कौन प्रोपेन का जो है रासायनिक आपको सूत्र मिलता है, तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र आपको CnH2n+2, CnH2n+2, और यहाँ CnH2n+2 देखेंगे, CnH2n+2, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 क्या 2 2 दूनी 4 दूनी 6, और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं, 4 4 दूनी 8 दूनी 10, 3 3 दूनी 6 दूनी, अरे अरे यहाँ पर कौन है, तो प्रोपेन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये तो CCH8, ठीक है, तो यहाँ पर 3 6 दूनी 8, और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कौन सा देखने का, प्रोपेन, और प्रोपेन जो आपको देखे, चले प्रोपेन पूछे, चले आसान तो है ये, प्रोपेन 3 3 पूछ रहा है, तो प्रोपेन आपको 3C3 होगा, 3 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 8 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्रोपेन आपको क्या है, C3 आपको H8 होगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन का पूछ रहा है, तो आपको CnH2n के अंतर्गत आपको यहाँ पर C3 आपको H8, ठीक है, तो यहाँ पर सभी इसी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपेन के बारे में बात करना, प्रोपेन आपको पूछ रहा है कि प्रोपेन के बारे में, प्रोपेन का रासायनिक, तो प्रोपेन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, प्रोपेन जो आपको देखने को मिल रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो आपको CnH2n+2, आपको C3 आपको H8 होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाते हैं अगला जो आपके लिए प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके लिए निकालते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न जो आपके लिए स्लाइड पर है, डाल्टन का सिद्धांत जो है, नियम जो आधारित है, डाल्टन का सिद्धांत आपको किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर देखने को मिला डाल्टन का जो सिद्धांत इस किस नियम पर आधारित है, तो द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर, तो द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर, यहाँ पर जो है किस कौन सा आंसर होगा, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत होगा। आगे चलते हैं, अगला जो हम लोगों के लिए प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, जहाज का निर्माण जो है निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो जहाज का निर्माण जो हम लोग के लिए किया जाता है, किस धातु का उपयोग, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सभी के बारे में देखेंगे, तो किसमें क्या मिक्सअप होता है, तो जर्मन सिल्वर में जो आपको देखने को मिलता है क्या क्या होता है, आपको कॉपर होता है, निकेल होता है, आपको जस्ता होता है, ठीक है, तो CuZnNi, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या आज भी ये बिहार दरोगा में पूछा गया था प्रश्न, क्या पूछा गया था, आप लोग बता सकते हैं कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, आज भी ये प्रश्न आपको था। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ठीक है, चांदी छोड़ के आपको सब चीज देखने को मिलेगा, कॉपर देखने को मिल रहा है, जिंक देखने को मिल रहा है, ठीक है, और निकेल आपको देखने को मिल रहा है। और यदि बात करते हैं ये आपको प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बात करें मोटेल मेटल का, तो मोटेल मेटल का तो यहाँ पर जो है कॉपर और क्या कहते हैं आपको, क्या निकल और कॉपर है ना, ठीक है, निकल और कॉपर, निकल और कॉपर का प्रयोग करता है, कॉपर और निकल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और यही तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मोनेल मेटल का ही प्रयोग किया जाता है आपको जहाज में। लेकिन हम लोग सभी के बारे में देखेंगे, तो मुंज मेटल जो होता है क्या है, Cu+ क्या होता है, Zn होता है, क्या होता है, Cu+ क्या होता है, Cu+ आपको Zn आपको Zn देखने को मिलता है, क्या देखने को, कॉपर, और क्या आपको जिंक देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको मुंज मेटल बोलते हैं। और वहीं पर आपको देखने को होता है, आपको क्या कहते हैं, रोज मेटल दिया हुआ है, बिस्मिथ। यहाँ पर रोज मेटल में क्या क्या रहेगा, आपको बिस्मिथ रहेगा, और उसके बाद टीन रहेगा, और टीन को क्या बोलते हैं, टीन, उसके बाद सीसा, टीन, ठीक है, टीन को क्या बोले, पीबी, और पीबी एसएन है ना, नोट पीबी, यहाँ टीन को रासायनिक, पीबी सीसा रहेगा, पीबी, और क्या कहते हैं आपको, टीन को क्या लिखते हैं, टीन को लिखते हैं सीधे से बात एसएन लिखते हैं, है ना, एसएन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको बिस्मिथ रहता है, और रोज मेटल के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलता है बिस्मथ के साथ आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सीसा देखने को मिलता है, और आपको क्या देखने को मिलता है,
एसन मतलब कि टीन देखने को मिलता है, सीसा प्लस टीन और बिस्मथ रहता है, तो ये आपको रोज मेटल के अंतर्गत आता है। और कॉपर मेटल का मूंज मेटल जिसको बोलते हैं आपको कॉपर और क्या बोलते हैं जिंक को बोलते हैं। मोनेन मेटल किसका आपको सीयू और एनआई को बोलते हैं, जबकि क्या कहते हैं जर्मन सिल्वर बोलते हैं किसको सीयू जेडएन और एनआई को, जिसमें कि आपको सर। तो आंसर कौन बनेगा, जहाज के निर्माण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मोटेल मेटल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर आगे चले। चलिए आगे ले लेते हैं कि अगला आप लोगों के लिए प्रश्न कौन सा है, आपको जिप्सम और जिप्सम का देखने को मिल रहा है। जिप्सम का सूत्र आसान सा पूछ दिया कि जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इस तरह से लिखा जाता है CaSO4, तो आपको ठीक लिखा हुआ है इंटू 2H2O। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, कोई बात नहीं है लिखना। आप टाइपिंग इस तरह से समझ रहे हैं कि टाइपिंग इस तरह से नीचे करके लिखना संभव नहीं हो पाता है सभी से, ये जो है इसके लिए जो है स्पेशल टाइपिंग चाहिए। चलिए आ जाते हैं, आगे आते हैं। और फेमटो ये सब तो बचपन वाला प्रश्न है, क्या है कि फेमटो क्या कहता है, अर्थ क्या है, यहाँ पर जो है 10 की घात कितना होता है, तो 10 की घात आप लोग को सभी को मालूम होगा, 10 पर क्या, 10 पर बताइए, 10 पर 15, 10 पर 16, 10 पर 20 क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 पर पावर -15 होना चाहिए। कि सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फेमटो का, तो फेमटो 10 पर पावर -15 होना, क्या होना चाहिए, 10 पर पावर -15, जो कि सीधे तौर पर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, 10 पर पावर -15। चलिए यहाँ पर आंसर बनेगा 10 पर पावर -15। चलिए आगे देखते हैं, जिस पर बातचीत करने वाला उस पर बातचीत करेंगे, सभी पर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे प्रश्नों पर क्या बात करें। ठीक है, आगे आते हैं हाइगेंस के बारे में बात करें कि हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत जो के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। तो हाइगेंस तरंग का सिद्धांत जो है यहाँ पर अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, तो आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आपको अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि विद्युत प्रभाव का जो है आपको प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। कौन सा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है यहाँ पर सीधी बात है कि नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, लेकिन आपको प्रकाश का विद्युत प्रभाव का नहीं हो सकता है। आपको यही पूछ रहा है कि किसका प्रयोग नहीं या आगे आते हैं। आगे यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपको क्या है, एलईडी के बारे में। एलईडी क्या कहता है, अर्धचालक तकनीक में से निम्न में से किस कि कौन सी धातु का जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो एलईडी जो होता है, एलईडी का आपको क्या होता है, लाइट आपको इमिटिंग आपको डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी लाइट इमिटिंग आपको डायोड, यहाँ फुल फॉर्म याद रखेंगे, लाइट इमिटिंग आपको डायोड होता है। और इसमें जो है अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयुक्त, यहाँ कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पर प्रयुक्त की जाती है, कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु का, तो गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। वैसे ये कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, तो ये हनी वेल आपको 400, कौन सा होगा, हनी वेल, ये 400। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन साइंस का नहीं है, लेकिन यहाँ पर करवा देते हैं प्रश्न जो है टाइपिंग जो उसको देते हैं प्रश्न, कुछ कुछ प्रश्न जो है समझ रहे हैं, हटना वो गलत हो जाता है उससे, कोई बात नहीं है। अब समझ में नहीं आता है उनको कि साइंस का है कि क्या है। चलिए, निम्न में से जो कौन सा प्लांक आपको जो है नियतांक का सही मान है, तो नियतांक का सही मान आप लोगों के लिए कौन सा लग रहा है आपको, यहाँ पर आपके लिए आंसर 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में जो यहाँ पर नियतांक जो होगा कौन सा होगा, 6 आपको 62 10 पर पावर -3 माइनस आपको 34 JS होगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों के लिए बन रहा है। तो आप लोग आंसर बनाते रहेंगे, 6 पर पावर माइनस आपको 62 आपको 10 पर पावर -3 4 JS आपको ये आंसर बन रहा है। ये प्लांक आपको नियतांक का होता है। आगे आते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, तो अगला प्रश्न निकाल लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों समय देंगे, बिल्कुल समय देंगे। आज थोड़ा सा लाइव नहीं है, यदि लाइव रहता तो ये पता चलता कि हाँ आप लोग जो है बना रहे हैं, कितनी देर में बना रहे हैं, कितना समय आपको लेना चाहिए। यहाँ पर जो है आज जल्दी से करते हैं थोड़ा सा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकाश से संबंधित आपको सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जो है आवश्यक है कौन सा सिद्धांत, आपको देख रहे हैं तरंग सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत। ये आपको दोनों सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों देख लेते हैं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रकाश से संबंधित जो आपको सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आपको आवश्यक है, आपको तरंग और क्वांटम दोनों, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, आंसर बनेगा आपको ए और बी दोनों सिद्धांत आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला आप लोगों के लिए क्या है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग जो होते हैं समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। और ये जो होते हैं क्या क्रियाशील जो है समूह कह सकते हैं कि आपको एक ही, क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह का होता है, क्योंकि सभी सदस्यों का जो है एक ही आपको क्रियाशील समूह होता है, इसी वजह से जो है सजातीय श्रेणी, सजातीय लिख ही दिया, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का रासायनिक गुणधर्म जो और समान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आंसर कौन सा बनेगा, तो आंसर आपका बनेगा आपको बी नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आंसर आप लोग बनाते रहेंगे, जल्दी जल्दी बनाते रहेंगे। यदि आप जल्दी जल्दी बनाते रहेंगे तो आपका समय भी कम रहेगा और क्या कहते हैं बताना भी थोड़ा सा, क्योंकि बातचीत देखिए सभी प्रश्नों पर यहाँ पर बातचीत किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं किया हुआ है।
प्रश्न पर आपको जो है क्लास में सभी प्रश्नों पर बात किया है, यहाँ पर केवल आपको रिवीजन करवा रहे हैं, इसी वजह से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं एक एक प्रश्नों पर, सीधे यहाँ पर आंसर पर आते हैं। सजा, चलिए ये तो हो चुका है प्रश्न, आगे आते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। साइंस के अंतर्गत जो है सभी प्रश्नों पर बातचीत किया हुआ है। प्रोटीन के किसके तरह जो है कार्य करता है, और यहाँ पर अब ज्यादा समय भी नहीं है कि जो आपको बात करके एक एक पर बात करें, वैसे तो कहिएगा तो 50 क्वेश्चन के लिए जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए, तो उतना समय नहीं लेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि 1 घंटा के अंतर्गत हो जाए, 45 मिनट में हो जाए। प्रोटीन्स जो है आपको किसके तरह जो है कार्य करता है, और उदाहरण जो है इंसुलिन और वेसोप्रेसिन है। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये हार्मोन आपको देखने होता है। प्रोटीन जो है किसके तरह कार्य करता है, तो प्रोटीन जो है आपको हार्मोन की तरह कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है, हार्मोन की तरह, है ना। उदाहरण जो है इंसुलिन और वेसोप्रेसिन क्या है, ये वेसोप्रेसिन और इंसुलिन क्या है, आपको हार्मोन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ये हार्मोन के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि इंसुलिन आपको जो स्रावित होती है ग्लूकोज का जो नियंत्रण, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज जो कि बीटा कोशिका से, आपको अग्नाशय की बीटा कोशिका से देखने को मिलता है, ये स्रावित होती है, जो कि आपको रक्त शर्करा को कह सकते हैं कि नियंत्रित करता है, ठीक है। रक्त में जो है शर्करा को, रक्त शर्करा को नहीं, रक्त में जो है शर्करा को जो है ग्लूकोज को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। वो तो है आपको इंसुलिन वेसोप्रेसिन का काम, तो यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, आंसर बनेगा हम लोगों का हार्मोन बनेगा आंसर। सभी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, ऐसा नहीं कि एक भी प्रश्न यदि आपको लग रहा है कि फालतू प्रश्न है तो फालतू प्रश्न एक भी नहीं दिया गया। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया है, ठीक है। आ जाते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आप क्या है, हाँ ठीक है, थैलिन आपको रंजक के बारे में, निम्नलिखित में से कौन आपको थैलिन रंजक का जो है एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको थैलिन रंजक का एक उदाहरण देखने को मिलता है, आपको कौन सा, कॉन्गो रेड, इंडिगो या फ्लोरोसिन देखने को मिलता है। तो आपको जो है ये रंजक जो है, जिसको आपको डाइज बोलते हैं, जो डाइज थैलिन जो आपको है डाइज है, जो रंग प्रदान करता है, यहाँ पर जो है आपको कौन सा, फ्लोरोसिन, कौन सा, फ्लोरोसिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, फ्लोरोसिन आपको क्या कहते हैं, फिनोल, फिनोल भी होता है, तो ये आप छोड़ देना फिनोल का भी। तो डाइज के अंतर्गत देखना है कार्बनिक यौगिक जो है कागज और कपड़ा पर जो रंग प्रदान करता है, ये जो डाइज होता है, ये फ्लोरोसिस देखने होता है कपड़ा पर, और कागज और कपड़ा पर क्या करता है, रंग प्रदान करता है। कागज एंड कपड़ा पर क्या करता है, रंग प्रदान करने का ये काम करता है। डाइज मतलब रंग ही प्रदान करेगा, और क्या काम करेगा, क्या। तो कपड़ा एंड कागज पर ये रंग प्रदान करने का काम करता है, और ये जो आपको देखने को, तो उदाहरण क्या होता है, फ्लोरोसिन का ये उदाहरण देखने को मिलता है। अगला लेते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि आपको सोडियम क्रोमेट या फेरस आपको ऑक्साइड का उपयोग जो है, कांच का रंग जो है कैसा होता है। तो कांच का सभी रंग का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है फेरस आपको देखने को मिल रहा है, फेरस, और फेरस जो ऑक्साइड होता है ये आपको प्रदान करता है किस प्रकार का, कांच का रंग प्रदान करता है, ये आपको हरा प्रदान करता है। किस प्रकार करता है, आपको ये हरा प्रदान करता है। क्यूप्रस यदि बात करें, क्यूप्रस आपको ऑक्साइड, ये जो आपको क्या करता है, आपको लाल करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, क्यूप्रस आपको ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड आपको क्या करता है, आपको ये आपको लाल रंग प्रदान करता है। गिल्टर आपको लाल रंग प्रदान करता है। यदि बात करें गुलाबी, तो मैग्नीज आपको डाइऑक्साइड प्रदान करता है। मैग्नीज आपको डाइऑक्साइड कहाँ है, आपको क्या कहते हैं, आपको ये गुलाबी, ठीक है, गुलाबी मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज आपको डाइऑक्साइड, आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड जो आपको देखने को होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड आपको किस प्रकार का रंग प्रदान करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड आपको गुलाबी रंग प्रदान करता है। वहीं पर यदि बात करें कि क्यूप्रिक आपको ऑक्साइड, क्यूप्रिक आपको ऑक्साइड, क्यूप्रिक आपको पिकॉक नीला, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आपको ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक, यहाँ पर क्यूप्रस है, क्यूप्रस आपको क्या करेगा, लाल करेगा, जबकि क्यूप्रिक आपको जो है आपको नीला करेगा। क्यूप्रिक आपको ऑक्साइड के साथ जो है पिकॉक आपको नीला करते हुए दिखाई पड़ेगा। मैग्नीज आपको डाइऑक्साइड आपको देखने को गुलाबी, और हरा जो देखने को मिलेगा फेरस ऑक्साइड, सभी ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जो आपको देखने को मिलता है, ये हरा देखने को मिलता है। गुलाबी बार बार बोल रहे हैं आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड, और क्या कहता है गिल्टर जो आपको देखने को, गिल्टर लाल जो है क्यूप्रस आपको ऑक्साइड, और पिकॉक जो है आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड लिख चुके होंगे, और लिख चुके होंगे। तो आप लेते हैं अगला प्रश्न, क्या सही है। यदि नहीं लिखे हैं तो आप लोग जो है लिखते रहिएगा, जो प्रश्न आप लोगों को मिला है उस प्रश्न पर जो है आप लोगों को लिख लेना है, जिससे क्या होगा कि प्रश्न आपके लिए बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप बनाते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आसान सा प्रश्न है कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है। तो आपको विषाणुओं के संबंध में पूछा है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। तो विषाणु प्रजनन करने के लिए विषाणु को जीवित कोशिका की जरूरत होती है।
सही नहीं पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है वो, सही नहीं पूछ रहा है। परपोषी के बाहर जो है विषाणु जो है रासायनिक पदार्थों के ये समान होते हैं, बिल्कुल ये क्या कहते हैं आपको ये ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु जो अपने आहार का जो है संश्लेषण कर सकता है, तो ये आपको सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु जो अपने आहार का संश्लेषण कर लेता, तब तो बात ही क्या था, तब दूसरे में इसको जाने की आवश्यकता क्या था। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकता है, तो नहीं कर सकता। यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, आपको ये कर सकता है लिखा हुआ था, ये सही नहीं है। ठीक है, कर लेता तब बात ही क्या था, तब तो ठीक है, तब तो पेड़ पौधा के अंतर्गत आ जाता है। चलिए, फेमटो फिर से दोहरा दिया, तो फेमटो आपको ये आंसर बन चुका। चलिए, यहाँ पर प्रश्न जो है दोहरा दिया, ठीक है। तो जो प्रश्न बाबू बना रहे हैं थोड़ा सा है, अभी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये सब सभी प्रश्न आप कर चुके हैं। चलिए, आज जो है प्रश्न इतना ही रखेंगे। प्रश्न जो है यहाँ से दोहरा दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ से जो है आपको दोहराव हो चुकी है, और दोहराव हो चुकी है तो यहीं पर रखेंगे। नंबर संख्या 30 तक रखेंगे। तो 50 प्रश्न मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, 50 प्रश्न मिलेगा आप लोगों को। लेकिन प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दोहराव देखने को मिल रहा है। दोहराव देखने को मतलब बार बार एक ही प्रश्न को करने से कोई फायदा है नहीं। तो पूरी तरह से आप लोगों को जो है 50 प्रश्न का सेगमेंट यहाँ पर तैयार रहेगा। आपको साइंस का जो कि बैच चलेगी, आपको 10 बजे से चलेगा, और 9:30 बजे से आपको जो होगा आपको क्लास होगा क्या चीज़ का, डेली जो करंट अफेयर्स मेरे द्वारा आपको जो डेली करंट अफेयर्स होती है वह आपको क्लास होगी, आपको जो कि करंट अफेयर्स का। और यहाँ पर अभी 2 ही क्लास है, ध्यान रखेंगे, और दोनों आपको ऑनलाइन है, प्रकार का कोई यहाँ पर साथ में नहीं है। और आप लोग साथ-साथ बनाते रहिएगा। आप लोगों को जो प्रश्न तैयार भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है प्रश्न को, टेलीग्राम से आप लोग बनाइएगा। यदि आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है, यदि आपको लगे किसी प्रश्न पर डाउट है, तो आप लोग जो है यहाँ पर सॉल्व आप लोगों को करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि बातचीत पूरी तरह से विस्तार करेंगे। बातचीत विस्तार इसी वजह से नहीं करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोगों को जो है लुसेंट साइंस पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। और लुसेंट साइंस पूरी तरह से पढ़ा दिया गया, और सर के द्वारा जो है आपको पूरी तरह से आर्ट्स पढ़ा दिया गया है। और सर भी आपको शाम में क्यूज के अंतर्गत भी जो है पूरी तरह से पूरा लुसेंट आपको 2-3 बार करवा चुके हैं, है ना? तो है, ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा प्रश्न जो है आप लोगों को वर्ल्ड लीनियर के अंतर्गत चलेगा, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चलेगा, और ऑप्शन आपको बार बार लगातार बना। तो क्या होगा कि आपको खाते पीते कहीं पे भी हैं, सोए हैं, ठीक है, कंबल में भी हैं, आराम से आप देखिए मोबाइल, आपका समस्या का समाधान। तो हो सकता है कि कोई प्रश्न साइंस से ना बन पा रहा हो, तो सभी प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखें, और याद कर लेना है। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी, यदि जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो सीधे तौर पर जो है इस प्रश्न को इधर-उधर कुछ नहीं जाना है, एकदम याद कर लेना है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न। अब यहाँ पे लिखे नहीं है कि क्या, समय थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है कि अब इस परीक्षा में, उस परीक्षा में वो आप फिजूल का है, इस परीक्षा में, उस परीक्षा में आपको बता रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा भरोसा रखिए। आपको पूछा गया, अब लिख देंगे तब भरोसा करिएगा, हाँ, ये परीक्षा में लिखा गया। वो तो टाइपिंग अपने ऊपर है कि हाँ, ये लिख दे कि हाँ, इस परीक्षा में पूछा गया। आप ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, और तब तक आपको क्या करना होगा, लगातार पढ़ते रहना होगा, और पढ़ने के साथ-साथ जो है अपना रिवीजन करते रहना होगा। यदि आपको वीडियो लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब, और अपने दोस्त शेयर कर देना।